9 अप्रैल 2018 की शाम थी जब वार्ड्सवर्थ ओहायो के छोटे से शहर में पुलिस को एक कॉल आई। कॉल करने वाले का नाम था हावर्ड लियर, जिसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। Roger, police. Yes, this is Howard Leisure. My aunt lives on Portage Street. A friend of ours stopped over there yesterday to check on her, and she was nowhere to be found. Okay. He says papers were on the porch for the last 3 days. What's her name? Margaret Douglas. हावर्ड और उसकी फैमिली की चिंता बढ़ने लगी थी क्योंकि मार्गरेट पिछले 3 दिन से किसी को भी दिखाई नहीं दी थी। इसकी ज्यादा उम्र के चलते हर एक का ख्याल ये था कि शायद वो कहीं गिर गई होगी या कोई और हेल्थ इमरजेंसी हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने घर चेक किया तो वो खाली था। वार्ड्सवर्थ ओहायो का एक शांत सबर्ब है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 24,700 है और क्राइम रेट भी लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन इतने कम क्राइम रेट वाले एरिया में किसी बुजुर्ग औरत का यूं अचानक ही गायब हो जाना थोड़ा अजीब तो है। पुलिस ने फौरन रिसर्च शुरू की और सबसे पहले उन्होंने मार्गरेट के घर से स्टार्ट किया। उसे कई बार आवाज लगाई ये सोचकर कि शायद वो कहीं गिर गई होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर पुलिस ने आसपास के एरिया में तलाश शुरू की और तब पुलिस को लोकल लोगों से पता चला कि मार्गरेट को लास्ट टाइम 5 अप्रैल को उसके घर पर देखा गया था और आखिरी बार जब किसी ने उससे बात की थी तब डेट थी अप्रैल 3, यानी लगभग 1 हफ्ता पहले। अप्रैल 9 की शाम मार्गरेट के कजन्स हावर्ड और सिंडी लेयर उसके घर गए। मार्गरेट के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए हावर्ड और उसके कजन्स ही उसका परिवार थे। उन लोगों ने हमेशा मार्गरेट का ख्याल रखा था जैसे वो उनकी खुद की माँ हो। घर की चेकिंग के दौरान हावर्ड की नज़र क्लोजेट पर पड़ी और उसने सोचा कि उसे क्लोजेट को भी एक दफा चेक कर लेना चाहिए, लेकिन जब उसने क्लोजेट खोला तो रेलिंग से कपड़े नीचे फ्लोर पर गिरने लगे और देखते ही देखते फ्लोर पर एक ढीठ सा ढेर बन चुका था। और जब हावर्ड ने झांक कर उस ढेर के नीचे देखा तो उसे एक शू दिखा। वो शू था मार्गरेट का। हावर्ड ने झुककर ध्यान से देखा और जो उसे दिखा उसे वो शायद ही कभी भूल पाएगा। उसे उस छोटी सी क्लोजेट जो सिर्फ 1.5 बाय 2.5 फीट है में मार्गरेट की लाश मिली। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसको फोल्ड करके जबरदस्ती बीच में घुसाया गया था। उसका नाइट गाउन फटा हुआ था और उसका अंडर भी फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींच कर फाड़ा हो। उसके सर और चेहरे पर ब्रूजेस के निशान थे और उसकी चीक्स, नेक और हर जगह पर फोर्समेंट के निशान थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी नेक पे स्ट्रैंगलिंग के साइंस भी थे। देखने से ये भी साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने ना सिर्फ उसका मर्डर किया था बल्कि उसका भी किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि मार्गरेट 3 से 4 दिन पहले ही मर चुकी थी, यानी अप्रैल 5 के आसपास जब उसे लास्ट बार देखा गया था। फोरेंसिक टीम ने तुरंत उसके डीएनए और फिंगरप्रिंट के सैंपल्स लिए, जिसे उन्होंने सबसे पहले मार्गरेट के रिश्तेदारों के सैंपल के साथ मैच किया, लेकिन किसी का भी मैच नहीं आया, यानी जो भी था वो अननोन था, कोई स्ट्रेंजर। एक और शॉकिंग बात ये थी कि मार्गरेट का रेड वॉलेट, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी, जिसमें वो थोड़ी बहुत कैश और कार्ड्स रखती थी, वो भी गायब था। मार्गरेट कभी भी उसके बिना घर से बाहर नहीं जाती थी। घर में किसी भी तरह की फोर्सफुल एंट्री का साइन नहीं था और होता भी क्यों, ये बात सब जानते थे कि वो कभी भी दरवाजा लॉक नहीं करती थी क्योंकि उसे अपने आसपास के लोगों पर भरोसा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने उसी भरोसे का फायदा उठाया था। मार्गरेट के बैकयार्ड में एक प्लास्टिक फूड सर्विस गुलाम मिला, जिससे ये प्रूफ होता है कि किलर पूरी तैयारी के साथ आया था। वो अपना डीएनए या फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जाते समय जल्दबाजी में वो ग्लव वहीं छोड़ गया। आखिर कौन था ये कातिल? ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया था या सिर्फ एक रैंडम बगलरी थी जो बुरा मोड़ ले गई? मार्गरेट डगलस का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1919 को एक्रोन ओहायो में। वो कुल 3 सिबलिंग्स थे, 2 बहनें और 1 भाई। उसकी बहन और भाई 2018 तक गुजर चुके थे। मार्गरेट ने अपने 98 सालों में वर्ल्ड वॉर 2, वॉल स्ट्रीट क्रैश, मून लैंडिंग और बर्लिन वॉल गिरते देखा था। यंग एज में वो ओनील्स डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती थी। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने अपने लवर डोनाल्ड डगलस के साथ शादी की,
जो एक आर्मी वेटरन था और ओहायो मैच कंपनी में काम करता था। शादी के बाद वो दोनों वार्ड्सवर्थ में शिफ्ट हो गए, जहां मार्गरेट अगले 70 सालों तक रही। उनके बच्चे नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे। बॉल गेम्स, क्लीवलैंड इंडियंस के मैचेस और गार्डनिंग, ये उनकी लाइफ थी। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड की डेथ 2000 में हो गई, लेकिन मार्गरेट ने उस घर को कभी नहीं छोड़ा। उसके नेबर में सब उसका ध्यान रखते थे। उसका एक पड़ोसी डेविड क्लिंकन बर्ड हफ्ते में 2-3 बार उसे चेक करने आता था। उसकी ग्रोसरी शॉपिंग हावर्ड और सिंडी करते थे और मार्गरेट को हमेशा से लगता था कि वो सेफ है, लेकिन वो गलत थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ कार ब्रेक-इन्स की रिपोर्ट्स मिली। उस एरिया में छोटी मोटी चोरियां हो रही थी। एक ऑफिसर ने देखा कि कोई मार्गरेट के घर के बाहर खड़ा है और सिगरेट पी रहा है। वो था डेविड क्लिंकन बर्ड, मार्गरेट का पुराना पड़ोसी। वो अब इस एरिया में नहीं रहता था, लेकिन वो मार्गरेट की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। अजीब चीज ये थी कि उसे कुछ ऐसी डिटेल्स पता थी जो दूसरे लोगों को नहीं पता थी, जैसे मार्गरेट कहाँ मिली थी और उसने उस रात क्या पहना था। अप्रैल 11 को मार्गरेट की लाश मिलने के 2 दिन बाद पुलिस ने डेविड को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। डेविड ने बताया कि वो मार्गरेट से 4 अप्रैल को मिला था ट्रैश कैंस के काम में हेल्प करने के लिए। उसके बाद संडे की सुबह 8 अप्रैल को वो फिर से उसके घर गया था। उसने नॉक किया, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने ये सोचकर दरवाजा नहीं खोला कि शायद मार्गरेट कपड़े बदल रही होगी, लेकिन मार्गरेट उस वक्त तक मर चुकी थी। पुलिस ने डेविड का डीएनए ग्लव से मैच किया, लेकिन मैच नहीं आया। वो किलर नहीं था। तो फिर कौन था मार्गरेट डगलस का किलर? कोई भी सबूत ना मिलने पर पुलिस ने एरिया में जो चोरी के इंसिडेंट्स हो रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का रुख उसकी तरफ मोड़ लिया। हाई अलर्ट जारी हुआ कि उस एरिया में कुछ भी अजीब मिले तो उसे पकड़ो, और फिर कुछ अजीब मिला भी। 13 अप्रैल की रात मार्गरेट के मर्डर के 3 दिन बाद पुलिस को कुछ कॉल्स आईं। उस एरिया में 2 यंग लड़के असोशल बिहेवियर कर रहे थे और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट के ट्रेलर में चोरी की रिपोर्ट भी आई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक फोन मिला जो चोरी करने वालों में से एक का था। ये फोन था एक लड़के का जिसका नाम था जैकरी। पुलिस जैकरी को ऑलरेडी छोटी मोटी चोरियों और कार जैकिंग जैसे इंसिडेंट्स के लिए जानती थी, लेकिन इस बार मामला काफी सीरियस था। पुलिस ने उसे एक स्कूल के पार्किंग लॉट एरिया में पकड़ा, जहां वो अपनी कार में सो रहा था। जैकरी ने कन्फेस किया कि उसने चोरी की थी, लेकिन उसने मार्गरेट के मर्डर में किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो सिर्फ जैकरी ही नहीं बल्कि एक और लड़का भी दिखाई दिया। जैकरी अब पुलिस प्रेशर में आ गया था और उसने कन्फेस किया कि उसका एक और फ्रेंड था जिसने इन सब छोटी मोटी चोरियों का प्लान बनाया था और उसने कुछ बहुत ही गलत किया था। उसका नाम था गैवन रैमसे। गैवन एक 17 साल का लड़का जो मार्च 2001 में पैदा हुआ था। वो 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था और बचपन से ही ट्रबल मेकर था। उसके वियर्ड बिहेवियर के चलते उसकी माँ उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती थी। उसके साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था, he chased his siblings with knives, presenting a legitimate concern that he might harm himself or someone else। 17 साल की उम्र में अल्कोहल, ड्रग और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उसकी पहचान बन चुकी थी। उसकी माँ हर एफर्ट लगा चुकी थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब पुलिस ने गैवन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया तो उसकी माँ भी साथ थी। पुलिस ने पहले तो पेटी क्राइम्स के बारे में पूछा, फिर टॉपिक टर्न हुआ पॉल के कार जैकिंग में। रूम का मूड बदल गया। And the suspect is a young white male with a nice complexion and blue eyes. Is that you? गैवन की आंखें भर आईं और नर्वस हो गया। फिर गैवन ने सच बताया और कार जैकिंग उसने किया था इस बारे में उसने पुलिस को सब कुछ बताया। Okay, it was me. I'm going to be honest about it, but लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का असल टारगेट था मार्गरेट का मर्डर।
गैवन ने इनकार किया। उस वक्त तक पुलिस के पास गैवन के खिलाफ सिर्फ पैटी क्राइम्स के एविडेंस थे, तो उसे उसकी मां के साथ जाने दिया गया। लेकिन पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि वो उसका फोन चेक करना चाहते थे और तभी इस पूरे केस का खुलासा हुआ। उसकी गूगल हिस्ट्री मार्गरेट डगलस के मर्डर के बारे में सर्चिस से भरी पड़ी थी। कैमरा रोल में मार्गरेट के फोटोज और वीडियोस उस रात के जब वो मरी थी, यानी अप्रैल 6। उसने विंडोज के पीछे से स्टॉकर जैसे शूट्स लिए। फिर मार्गरेट की डेड बॉडी की फुटेज जहां वो उसकी बॉडी के साथ कर रहा था। उस सीक्रेट फोल्डर का नाम था डार्क और उसका पासवर्ड था मर्डर। पुलिस ने गैवन को दोबारा बुलाया। अब पुलिस के पास एविडेंस थे। उसने कन्फेस किया कि उसने मार्गरेट को उस वक्त मारा था जब वो उठ गई थी और उसने देखा कि कोई उसके घर में घुसकर उसकी तस्वीरें ले रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने मार्गरेट के क्लोजेट में उसे छुपाया और कपड़ों के नीचे दबा दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे और ज्यादा इमोशनल किया ताकि वो और खुलकर बोले और फिर एक और हॉरिफाइंग सच्चाई सामने आई। गैवन ने कन्फेस किया कि बचपन में वो मार्गरेट के घर के आसपास के नेबर्स की मदद करता था, स्नो शॉवल करता था, इंक्लूडिंग मार्गरेट के घर में भी। लेकिन गैवन बस माफी मांग के सब कुछ वापस नहीं ला सकता था। उसने ना सिर्फ मार्गरेट को मारा था बल्कि उसका असॉल्ट भी किया था। अगर पुलिस ने जैकरी को नहीं पकड़ा होता तो गैवन कब का निकल गया होता और शायद वो कभी इतने घटिया क्राइम के बाद पकड़ा भी नहीं जाता। पुलिस ने एक्चुअल में एक पोटेंशियल सीरियल किलर को रोक दिया था। पुलिस ने गैवन के घर पे सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया और वहां उन्हें ग्लव्स का वैसा ही पेयर मिला जो उन्हें मार्गरेट के बैकयार्ड से मिला था। उसने मार्गरेट का रेड वॉलेट भी एक स्टोलन ट्रॉफी की तरह संभाल के रखा था और सबसे हॉरिफाइंग चीज जो उन्हें मिली थी वो था गैवन का पर्सनल जर्नल। उस जर्नल में उसने सीरियल किलर्स के बायोग्राफीज के बारे में लिखा था और उसकी खुद की मर्डर फैंटेसीज। आई जस्ट वांट टू गो ऑफ ऑन समवन एंड बीट देम अंटिल दे आर नॉट ब्रीथिंग एनीमोर। आई ऑनेस्टली वांट टू टेक समवन्स लाइफ। आई वांट टू नो व्हाट इट वुड फील लाइक टू स्टैंड ओवर समवन्स। मार्गरेट के मर्डर से 1 साल पहले वो एक फ्यूनरल होम में काम करना चाहता था, शायद उन फैंटेसीज को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन उसे वहां जॉब नहीं मिली और वो आसपास के एरिया में शिकार ढूंढने लगा। 17 साल का होने के बावजूद गैवन पे अडल्ट चार्जेस लगाए गए, एग्रीवेटेड मर्डर, बगलरी, किडनैपिंग और यूज ऑफ कॉप्स। डीएनए कारजैकिंग के चार्जेस नहीं लगाए ताकि मार्गरेट के मर्डर का असल फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो। जून 2018 में उसने नॉट गिल्टी प्ली डाला। जब फोन के एविडेंस को सप्रेस करने का मोशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो नवंबर 2018 में उसने गिल्टी प्ली एक्सेप्ट कर लिया। सेंटेंसिंग हेयरिंग में गैवन ने वही लाइंस बोली लेकिन मार्गरेट का नाम भी नहीं लिया। जज ने उसकी रिमोर्स पे विश्वास नहीं किया। डेथ पेनल्टी नहीं मिली क्योंकि वो माइनर था, पर उसे लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2021 में ओहायो सेनेट बिल 256 पास हुआ जो माइनर्स के लिए लाइफ विदाउट पैरोल को बैन करता है। अब गैवन पैरोल के लिए एलिजिबल होगा 2043 में। क्या गैवन को पैरोल मिलनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है?